मशरक़ वस्ता कई दिहाइयों से आग में झुलस रहा है। गजा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने तस्दीक की है कि गजा की पट्टी में सीज फायर मुआहदे के नफाज के इब्तदाई 100 दिन के दौरान काबिज इसराइल की संगीन खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। सीज फायर के 99 डेज के दौरान काबिज इसराइल ने 479 फलस्तीनियों को शहीद किया, जबकि 1280 अफराद को जख्मी किया गया, जिसका मतलब यौमिया औसतन तकरीबन 5 शोदा और 13 जख्मी बनते हैं। एक बार फिर ट्रंप की जानिब से अब गजा पीस बोर्ड का ऐलान किया गया, मगर जमीन पर लाशें गिरना बंद नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है उसमें पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने की दावत देना एक अहम सफारती पेशरफ्त है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस बोर्ड में शिरकत की दावत दी गई और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो गजा में पायदार अमन के लिए आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा, बशर्त ये कि मसले फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। ये बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में असलाहत जैसे नुकात पर काम करेगा। मगर इसी मंसूबे के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है, क्या अमन वाकई मुमकिन है जब इस बोर्ड को इसराइल ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया हो? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि इस बोर्ड की तश्कील इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ है और इसराइल से मुशावरत तक नहीं की गई, यानी जिस फरीक के हाथ में गजा का अस्करी कंट्रोल है वही इस अमन फार्मूले को मानने से इनकारी है। उधर गजा की ज़मीनी हकीकत इस अमन मंसूबे की नफी कर रही है। शदीद सर्दी, बुनियादी सहूलतों की कमी, इमदाद की बंदिश, बच्चों की अमवात, घरों से बेदखली और एनजीओज पर पाबंदियां, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गजा आज भी एक खुली जेल है। हमने देखा कि कैंप में एक बच्ची का सर्दी से दम तोड़ देना इस आलमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है, जो अमन बोर्ड तो बनाता है मगर कंबल नहीं पहुंचा पाता। इसी खित्ते में एक और खतरनाक फाइल ईरान की भी खुल चुकी है। साबिक अमरीकी सफीर का दावा कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का मंसूबा रखते हैं, महज एक बयान नहीं बल्कि एक मुमकिना आलमी बहरान की घंटी है। ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम लीडर पर किसी भी हमले को मुकम्मल जंग तस्वर किया जाएगा। सवाल यह है कि नाजरीन, क्या गजा का अमन बोर्ड वाकई अमन लाएगा या ये एक और सफारा है जिसके पीछे जंग के साए मजीद गहरे हो रहे हैं? और क्या ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले की हमाकत ट्रंप कर सकता है? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जोहर सलीम, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। आपको वेलकम करती हूँ सुन राउंड अप में। जोहर साहब, पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि मसले फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, और अब गजा के लिए बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को दावत मिलना, क्या आप इसे हकीकी सफारती कामयाबी समझते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो फ़लस्तीन से मुतालिक नजरिया है उसकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है? जी, पाकिस्तान उन मुल्कों को जिनसे कंसल्ट किया जा रहा है इस मशरिक़ वस्ता के इस बहुत अहम मामले पे, बेशक वो अमेरिकन हैं, बेशक वो जो हैं सऊदीज हैं, या जिस तरह देखें जॉर्डन हैं, जो इजिप्शियंस हैं, जो भी इसमें अहम तरीन ममालिक हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें, तो बिल्कुल पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं, कंसल्ट भी कर रहे हैं। अलबत्ता ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसमें देखें इसको 60 के करीब उन्होंने दुनिया में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स और उनको गवर्नमेंट्स हैं उनको दावत दी है। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जो या टोनी ब्लेयर हैं, या जेरेड कुशनर हैं जो उनके सन इन लॉ हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ये अहम होगा और इसकी सरबराही प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कर रहे हैं। तो सर, इस हवाले से अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का मेंबर बनता है तो सफारती चैलेंजेस कितने शदीद होंगे? क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर एक जो अवामी दबाव है, ऑब्वियसली उसको बैलेंस भी तो रखना है। पाकिस्तान की पोजीशन इस हवाले से क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान बोर्ड में रह के भी ये कर सकता है, बोर्ड के बाहर से भी पाकिस्तान इस वक्त जो डिप्लोमेसी का हिस्सा है उसमें भी वो कर सकता है। तो एंगेजमेंट वो दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान देखें मुस्लिम दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है। पाकिस्तान उन 8 मुल्कों में शामिल था जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंसल्ट किया ये 20 पॉइंट जो प्लान बनाने से भी पहले। तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो सी है वो रहनी चाहिए, और जो ज्यादा एक्सटेंसिव हो तो और भी अच्छा है। और वो पाकिस्तान जो है बेशक ओआईसी के अंदर हो या बायलैटरल सतह पे इन सारे मुल्कों के साथ हो, या अमेरिका के साथ या यूनाइटेड नेशंस के अंदर जहां पाकिस्तान इस वक्त
नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हर जगह पे बिल्कुल वो पाकिस्तान का किरदार जो है पहले से मजबूत भी हुआ है और रहेगा भी, और होना भी चाहिए, बेशक वो बोर्ड ऑफ पीस में आए या नहीं आए पाकिस्तान। तो वो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। सर, इसराइल इस बोर्ड को यकसर मुस्तरद कर चुका है, तो कैन अ पीस मैकेनिज्म वर्क विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑक्युपाइंग पावर? जी, इससे मुश्किल तो होगी, इसलिए कि जाहिर है इसराइल, ये मुआहदा जो था इसराइल और हमास के बीच में ही था, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के 20 पॉइंट पीस प्लान की रोशनी में किया गया। अब अगर इसराइल जो है उससे विड्रॉ करता है, और वहां पे बहुत ज्यादा मुखालफत मौजूद है अभी जो इस वक्त इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, ये तो हमें मालूम है, वहाँ की जो अपोजिशन है, बल्कि अब कोई जो ऐसी पार्टियां जो कोलिशन में शामिल हैं इस वक्त उनके नेतन्याहू के, वो बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे हैं बहुत से अमूर की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प करना चाहते हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प पे मुनहसर है कि वो किस तरह से, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा रेपो है उनकी नेतन्याहू के साथ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिका पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है इसराइल। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो है ना, जो इस वक्त उनकी महारत और उनकी जो उनसे ना इन्फ्लुएंस, अब उनको वक्त है कि उनको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह वो इसराइल को, क्योंकि बाकी अगर उनके साथ चलने पे तैयार हैं तो फिर इसराइल को भी उनको अपने साथ लेके चलना होगा, और उसके लिए उनको जो भी अमेरिका के सारी लेवरेजेस हैं वो बरूए कार लानी होगी। सर, आपको खदशा नहीं कि ये बोर्ड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा, अगर हम कहें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फोरम बन सकता है? क्योंकि इसको बहरहाल लीड तो ट्रम्प साहब ही कर रहे हैं, और ट्रम्प का गजा और हमास से मुतालिक रवैया सबके सामने है कि वो बराह रास्त कई बार धमकियां लगा चुके हैं और इसराइली हमलों को दुरुस्त भी कह चुके हैं। ये देखें, वो तो है, मतलब अब मसला ये होता है डिप्लोमेसी में कि अब चारा क्या है, वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसी तरह डिप्लोमेसी में भी आपको देखना पड़ता है कि क्या मुमकिनात में से है इस वक्त। अगर आप ये ट्रम्प नहीं करेंगे तो, और ठीक है, वो बेशक वो उनका झुकाव इसराइल की तरफ है, लेकिन फिर वहां पे जंगबंदी और कौन करवा सकता था? क्या ये जो इस वक्त है प्रोसेस को आगे लेके और कौन जा सकता है? तो मतलब इस वक्त जहां वो बैठे हैं फलस्तीनी गजा में, देखिए वहां पे उनकी जो हालत है, बेचारे जिंदगी और मौत के बीच में इस वक्त है लिटरली। वहां पे देखें किस तरह इन्फेंट्स की रोज हाइपोथर्मिया से डेथ्स हो रही हैं। वहां पे इस वक्त जो है ना अशय खुर्दनोश की शदीद किल्लत है, और जिस तरह मैंने कहा, ना बिजली है, ना इस वक्त पानी है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल में सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वहां पे रिहेबिलिटेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, और अगर उसमें से प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि ये एक रास्ता निकलेगा। सर, इस खत्ते में एक और भी बड़ा मसला है, वो है ईरान और अमेरिका का, जो अब एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ईरान से मुतालिक साबिक अमेरिकी सफीर के दावे को आपके जाविये से देखते हैं, जो ये वार्निंग दे रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमला कर सकते हैं। इज दिस स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तैयारी है एस्केलेशन के लिए? मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखें, अगर इस तरह की चीजें करनी होती तो जब ये इजराइल ईरान वॉर हुई थी उस वक्त बहुत ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशंस उन्होंने की थी इजराइलीज ने, उनके चीदा जनरल्स, चीदा इंटेलिजेंस के जो बहुत ही ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप साइंटिस्ट, उनको उन्होंने असैसिनेट किया था।